फिल्म की शुरुआत में हमें मार्को नाम का एक आदमी दिखाई देता है। वह एक रशियन गैंगस्टर से मिलने आता है। जैसे ही वो अंदर पहुंचता है, वह पैसों से भरा एक बैग उसे देता है और पूछता है, मेरा सामान कहाँ है। गैंगस्टर उसे एक कार की चाबी देता है और कहता है कि उसका सामान कार के डिक्की में रखा है। मार्को बाहर आता है, कार खोलता है और डिक्की से एक सूटकेस निकाल लेता है, लेकिन जाने से पहले वह पूरे वेयर हाउस में आग लगा देता है, जिससे अंदर मौजूद सभी सबूत खत्म हो जाते हैं। इसके बाद कहानी का सीन बदलता है और अब हमारी मुलाकात फिल्म के मेन कैरेक्टर ईथन से होती है। आज ईथन के लिए बहुत खास दिन है, क्योंकि उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी नोरा प्रेग्नेंट है। यह खबर सुनकर वो खुशी से झूम उठता है। उसी दिन क्रिसमस भी है, इसलिए एयरपोर्ट पर बहुत ज्यादा रश होने वाला है। ईथन और उसकी पत्नी दोनों एयरपोर्ट में ही जॉब करते हैं, इसलिए दोनों साथ में काम पर निकल जाते हैं। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद सभी सिक्योरिटी स्टाफ की एक मीटिंग होती है, जिसमें उन्हें बताया जाता है कि आज भारी भीड़ होगी, इसलिए एक्स्ट्रा अलर्ट रहना होगा। मीटिंग खत्म होने के बाद ईथन अपने बॉस के पास जाता है और कहता है कि मैं प्रमोशन चाहता हूँ। अब मैं बोर्डिंग चेक नहीं करना चाहता, बल्कि लगेज स्कैनर पर काम करना चाहता हूँ। बॉस पहले तो मना कर देता है, क्योंकि इतने बिजी डे पर ड्यूटी बदलना सही नहीं था, लेकिन ईथन का दोस्त जेसन उसकी मदद करता है और बॉस को मना लेता है। आखिरकार ईथन को लगेज स्कैनिंग की ड्यूटी मिल जाती है और वह स्कैनर पर बैठ जाता है। उधर एयरपोर्ट के बाहर एक वैन में कुछ खतरनाक क्रिमिनल्स बैठे हुए थे। उनका लीडर रीले था। उन्होंने पहले ही एक आदमी का किडनैप कर लिया था और अब एयरपोर्ट के सारे सीसीटीवी कैमरे हैक कर चुके थे। उनकी पूरी प्लानिंग जेसन को ब्लैकमेल करके उसे एक डेंजरस सूटकेस एयरपोर्ट के अंदर भेजने की थी। लेकिन जब रीले सीसीटीवी कैमरा में देखता है कि जेसन की जगह ईथन स्कैनर पर बैठा है, तो उसकी पूरी प्लानिंग बदल जाती है। अब क्रिमिनल्स तुरंत ईथन की पूरी जानकारी निकालते हैं। कुछ ही मिनटों में उन्हें पता चल जाता है कि ईथन की फैमिली में सिर्फ उसकी पत्नी नोरा है और सबसे बड़ी बात, वो प्रेग्नेंट भी है। अब क्रिमिनल्स समझ जाते हैं कि ईथन की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी पत्नी है। उधर ईथन अपनी नई ड्यूटी पर बैठकर लोगों के लगेज स्कैन कर रहा होता है। तभी अचानक एक अनजान आदमी उसके सामने एक छोटा सा पैकेज रखकर चला जाता है। ईथन सोचता है कि शायद किसी यात्री का सामान होगा। तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है। मैसेज में लिखा होता है, सामने रखा ईयरबड्स उठाओ और उन्हें अपने कान में लगाओ। पहले तो ईथन को यह सब अजीब लगता है, लेकिन जिज्ञासा में वो ईयरबड्स कान में लगा लेता है। जैसे ही वो ईयरबड्स पहनता है, दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज आती है। वो कहता है, अगर तुम्हें अपनी और अपनी पत्नी की जान प्यारी है तो बिल्कुल वही करना जो मैं कहूँ। ईथन घबरा जाता है और पूछता है कि तुम कौन हो, लेकिन वह आदमी अपना नाम नहीं बताता। वह सिर्फ इतना कहता है कि थोड़ी देर में मेरा एक आदमी रेड कैप पहनकर तुम्हारे स्कैनर पर आएगा। उसके सूटकेस को बिना कोई सवाल पूछे स्कैन करके आगे भेज देना। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी पत्नी सुरक्षित रहेगी। ईथन को यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि शायद कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। तभी वह आदमी कहता है, अपनी पत्नी के बारे में सोचो। इस समय वह एयरपोर्ट के किस हिस्से में है, मुझे सब पता है। ये सुनकर ईथन के होश उड़ जाते हैं। उसे समझ आ जाता है कि सामने वाला कोई आम इंसान नहीं, बल्कि बहुत खतरनाक क्रिमिनल है। घबराकर ईथन चुपके से पुलिस हेल्पलाइन पर कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिमिनल्स हर पल उस पर नजर रखे हुए थे। जैसे ही ईथन कॉल करता है, उसी समय ईयरबड्स में आवाज आती है, कॉल तुरंत काट दो, वरना अगली गोली तुम्हारी पत्नी को लगेगी। ईथन डर जाता है। उसी समय वो आदमी कहता है, मेरे स्नाइपर की राइफल इस वक्त तुम्हारी पत्नी पर टारगेट किए हुए है। तुम्हारी एक छोटी सी गलती उसकी जान ले सकती है। पुलिस ऑफिसर कॉल उठाता है और पूछता है, हेलो सर, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन ईथन कुछ भी बोल नहीं पाता और तुरंत कॉल काट देता है। अब क्रिमिनल को यकीन हो जाता है कि ईथन उसकी बात मानने के लिए मजबूर हो चुका है। इसके बाद वह ईथन से कहता है, अपना मोबाइल लॉकर में बंद कर दो, अब से तुम सिर्फ मेरी बात सुनोगे। ईथन मजबूरी में ऐसा ही करता है। फिर वह हिम्मत करके पूछता है कि क्या तुम टेररिस्ट हो। आदमी हंसते हुए जवाब देता है, नहीं, मैं टेररिस्ट नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक जॉब कर रहा हूँ और मुझे इसके बदले बहुत पैसे मिलने वाले हैं। ईथन फिर पूछता है, उस सूटकेस में क्या है। लेकिन वो आदमी गुस्से में कहता है, ये जानना तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपना काम करना है। अगर तुमने ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश की तो तुम्हारी पत्नी जिंदा नहीं बचेगी। इसके बाद ईथन एक और सवाल पूछता है। वो कहता है कि अगर आज मेरी जगह जेसन स्कैनर पर होता तब क्या करते। आदमी जवाब देता है, हमने उसके परिवार को भी किडनैप कर रखा है। चाहे तुम होते या जेसन, आज यह काम किसी न किसी से करवाना ही था। अब ईथन को समझ आ जाता है कि इन लोगों ने कई दिनों से पूरी प्लानिंग कर रखी थी, लेकिन ईथन हार मानने वालों में नहीं था। वो चुपके से अपने स्मार्ट वॉच पर एक सीक्रेट मैसेज लिखने की कोशिश करता है, ताकि किसी को मदद के लिए अलर्ट कर सके। लेकिन बाहर वैन में बैठा रिले सीसीटीवी के जरिए उसकी हर हरकत देख रहा था। वह तुरंत ईयरबड्स वाले आदमी से कहता है, ईथन फिर से चालाकी कर रहा है। अगले ही पल ईथन के कान में आवाज आती है, तुम बार बार गलती कर रहे हो।
स्मार्ट वॉच भी लॉकर में रख दो, नहीं तो इस बार तुम्हारी पत्नी नहीं बचेगी। अब ईथन पूरी तरह समझ जाता है कि क्रिमिनल्स एयरपोर्ट के हर कैमरे को हैक करके उसकी हर छोटी बड़ी हरकत पर नजर रख रहे हैं। इधर कहानी का सीन एयरपोर्ट से हटकर एक दूसरी जगह चला जाता है। यहाँ हमारी मुलाकात पुलिस ऑफिसर एलेना से होती है। वो उसी वेयर हाउस की जांच कर रही होती है जहां शुरुआत में मार्को ने रशियन गैंगस्टर को मारकर पूरे गोदाम में आग लगा दी थी। जांच के दौरान एलेना को वहां एक स्मार्ट वॉच मिलती है। देखने में वो पूरी तरह जल चुकी थी, लेकिन उसे शक होता है कि शायद इसके अंदर कोई अहम डाटा बचा हो। वो तुरंत उस वॉच को फॉरेंसिक लैब भेज देती है और कहती है कि चाहे जैसे भी हो, इसमें मौजूद जानकारी निकालो। फॉरेंसिक टीम काफी मेहनत के बाद वॉच की रिकॉर्डिंग चिप से कुछ डाटा रिकवर कर लेती है। हालांकि आग की वजह से ऑडियो बहुत खराब हो चुका था, इसलिए अभी यह पता नहीं चल पाया कि उसमें क्या रिकॉर्ड था। उधर एयरपोर्ट में एथन अभी स्कैनर पर बैठा हुआ था। एयरबड्स वाला आदमी उससे बातें करता रहता है ताकि एथन कहीं भागने या कोई चाल चलने की कोशिश न करे, लेकिन एथन भी हार मानने वाला नहीं था। वो आसपास की आवाजों को ध्यान से सुनने लगता है। उसे महसूस होता है कि सामने वाला आदमी उसके बिल्कुल पास नहीं है, बल्कि कहीं दूर बैठकर उससे बात कर रहा है, यानी उसे सिर्फ सीसीटीवी कैमरास के जरिए देखा जा रहा था। यही मौका देखकर ईथन एक नई चाल चलता है। एक यात्री अपनी बोर्डिंग पास लेकर उसके पास आता है। ईथन अपने पास रखे एक इनविजिबल पेन से बोर्डिंग पास के पीछे जल्दी जल्दी एक सीक्रेट मैसेज लिख देता है। उसमें लिखा होता है कि उसकी जान खतरे में है और एयरपोर्ट में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। फिर वो बोर्डिंग पास उस यात्री के हाथ में देकर इशारे से पुलिस तक पहुंचाने को कहता है, लेकिन ईथन को क्या पता था कि रिले हर कैमरा पर नजर रखे हुए है। उसने तुरंत ये सब देख लिया और एयरबड्स वाले आदमी को पूरी बात बता दी। कुछ ही देर बाद एक पुलिस ऑफिसर उस बोर्डिंग पास को लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उससे पहले ही एक अनजान आदमी उससे टकरा जाता है। पहली नजर में यह एक साधारण टक्कर लगती है, लेकिन असल में उसने पुलिस ऑफिसर के शरीर में एक जहरीला इंजेक्शन लगा दिया था। कुछ ही सेकंड में पुलिस ऑफिसर वहीं गिर जाता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। पूरे एयरपोर्ट में अफरा तफरी मच जाती है। इसी हंगामे का फायदा उठाकर वो आदमी पुलिस ऑफिसर के हाथ से वही बोर्डिंग पास वापस उठा लेता है और भीड़ में गायब हो जाता है। जब ईथन वापस अपनी सीट पर आता है तो उसकी नजर उसी आदमी पर पड़ती है। वह तुरंत उसे पहचान जाता है। यही मार्को था जिसने फिल्म की शुरुआत में रशियन गैंगस्टर को मार दिया था। मार्को आराम से ईथन के पास बैठ जाता है और बोर्डिंग पास पढ़कर मुस्कुराने लगता है। फिर वह धीमी आवाज में कहता है, लगता है तुम बार बार गलती करने की आदत नहीं छोड़ोगे। ईथन चुप रहता है। मार्को आगे कहता है, इस बार मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, लेकिन अगर एक भी गलती और की तो तुम्हारी पत्नी जिंदा नहीं बचेगी। यह कहकर मार्को उठता है और एथन को वापस स्कैनर पर जाकर अपना काम करने का आदेश देता है। डरा हुआ एथन वापस अपनी सीट की ओर जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर वह देखता है कि उसकी जगह उसका दोस्त जेसन बैठा हुआ है। पुलिस ऑफिसर की मौत के बाद एयरपोर्ट की सिक्योरिटी और भी ज्यादा सख्त कर दी गई थी। इसी वजह से बॉस ने जेसन को फिर से स्कैनर पर बिठा दिया था। जैसे ही मार्को को यह बात पता चलती है, वह एथन से कहता है, कुछ भी करो लेकिन स्कैनर पर फिर से तुम ही बैठोगे। अब एथन के सामने एक नई मुश्किल खड़ी हो चुकी थी। एथन किसी भी तरह स्कैनर पर वापस बैठना चाहता था, लेकिन उसका बॉस साफ मना कर देता है। वह कहता है, अभी अभी एयरपोर्ट में एक पुलिस ऑफिसर की मौत हुई है, सिक्योरिटी पहले से कहीं ज्यादा टाइट है, इस समय में ड्यूटी चेंज नहीं कर सकता। एथन समझ जाता है कि सीधे तरीके से बात नहीं बनेगी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कॉफी मशीन के पास जाता है और एक कॉफी कप में चुपके से शराब मिला देता है। इसके बाद वही कॉफी जेसन की टेबल पर रख देता है और कुछ देर बाद बॉस से जाकर शिकायत करता है कि जेसन ड्यूटी के दौरान शराब पी रहा है। बॉस तुरंत वहां पहुंचता है। जैसे ही वो कॉफी स्मेल करता है, उसे उसमें अल्कोहल की गंध आती है। वह बिना कुछ सुने जेसन पर गुस्सा हो जाता है। बेचारा जेसन बार बार कहता रहता है, सर ये कॉफी मेरी नहीं है, किसी ने मुझे फंसाया है, लेकिन बॉस उसकी एक नहीं सुनता और उसी समय उसे ड्यूटी से हटा देता है। जेसन के हटते ही ईथन फिर स्कैनर पर बैठ जाता है। पुलिस ऑफिसर एलेना अभी भी वेयर हाउस से मिली रिकॉर्डिंग की जांच कर रही थी। फॉरेंसिक टीम ने काफी मेहनत के बाद उस रिकॉर्डिंग की आवाज थोड़ी साफ कर ली थी। रिकॉर्डिंग सुनकर एलेना को पता चलता है कि क्रिमिनल्स किसी बेहद खतरनाक केमिकल वेपन की बात कर रहे हैं। यह एक ऐसा जहरीला केमिकल था जो हवा में फैलते ही कुछ ही मिनटों में हजारों लोगों की जान ले सकता था। एलेना को अब यकीन हो गया कि कोई बहुत बड़ी साजिश चल रही है। इधर एयरपोर्ट में एथन स्कैनर पर बैठा ही था कि अचानक मार्को का आदमी रेड कैप पहनकर लाइन में आ जाता है। उसके हाथ में वही सूटकेस था जिसके बारे में एथन को पहले ही बताया गया था। एथन मजबूरी में उसका बैग स्कैनर में डालता है, लेकिन जैसे ही वो एक्सरे स्क्रीन देखता है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। सूटकेस के अंदर कोई साधारण सामान नहीं, बल्कि एक बेहद खतरनाक केमिकल डिवाइस छुपा हुआ था। एथन को पूरी जानकारी तो नहीं थी, लेकिन वो समझ गया कि अगर यह प्लेन तक पहुंच गया तो सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों लोगों की जान जा सकती है। उसी क्रिमिनल के बारे में एलेना भी जांच कर रही थी, यानी अब दोनों कहानियां एक दूसरे से जुड़ चुकी थी। यह सब
देखकर एथन इतना घबरा जाता है कि उसे उल्टी आने लगती है। वह वॉशरूम की तरफ भागता है। कुछ ही देर बाद मार्को भी उसके पीछे पीछे वॉशरूम में पहुंच जाता है। वह इथन को दीवार से धक्का देकर कहता है, मैंने कहा था सिर्फ अपना काम करो, हीरो बनने की कोशिश मत करो। लेकिन इस बार इथन भी हिम्मत दिखाता है। वो अपनी स्टन गन निकालकर मार्को की तरफ तान देता है और गुस्से में कहता है, उस प्लेन में लगभग 300 लोग बैठे होंगे, तुम सबको मारना चाहते हो? मार्को बिल्कुल शांत रहते हुए जवाब देता है, अगर ये सूटकेस प्लेन में नहीं गया तो मैं एयरपोर्ट के अंदर ही बम ब्लास्ट कर दूंगा। फिर वो मुस्कुरा कर कहता है कि प्लेन में सिर्फ 300 लोग मरेंगे, लेकिन अगर ब्लास्ट यहीं हुआ तो लगभग 2000 लोग मारे जाएंगे। अब फैसला तुम्हें करना है। यह सुनकर इथन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या वो प्लेन के 300 लोगों को बचाए या एयरपोर्ट में मौजूद 2000 लोगों को? इधर पुलिस ऑफिसर एलेना को अब पूरा यकीन हो चुका था कि एयरपोर्ट में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। उसी समय उसके एक साथी ऑफिसर को याद आता है कि कुछ देर पहले एयरपोर्ट से एक आदमी ने पुलिस को कॉल किया था, लेकिन बिना कुछ बोले ही फोन काट दिया था। इसके बाद वही एक पुलिस ऑफिसर की अचानक मौत भी हो गई थी। अब एलेना समझ जाती है कि ये दोनों घटनाएं आपस में जुड़ी हुई है। वह बिना देर किए हुए अपनी पूरी पुलिस टीम को एयरपोर्ट रवाना कर देती है और खुद भी निकल पड़ती है। उधर एयरपोर्ट में अचानक सभी चेकिंग लाइन्स बंद कर दी जाती है। हर पैसेंजर और हर बैग की दोबारा जाँच शुरू होती है। सिक्योरिटी इतनी टाइट हो जाती है कि क्रिमिनल्स भी घबरा जाते हैं। एथन को लगता है कि यही सही मौका है। वह चुपके से अपने बॉस का स्कैनर सिस्टम खोलता है और मार्को के आदमी के बैग को हाई रिस्क दिखा देता है। कुछ ही सेकंड में अलार्म बज उठता है। पुलिस तुरंत उस आदमी को पकड़ लेती है और उसे पूछताछ के लिए अलग कमरे में ले जाती है। एथन को लगता है कि अब सब खत्म हो गया है। वो अपने कानों से ईयरबड्स निकालकर फेंक देता है और अपनी पत्नी नोरा की तरफ दौड़ पड़ता है। लेकिन तभी उसकी नजर नोरा पर पड़ती है। उसके सिर पर एक रेड लेजर डॉट दिखाई देता है। इथन तुरंत समझ जाता है कि किसी स्नाइपर ने उसकी पत्नी पर गन तान रखी है। अगर उसने कोई भी गलती की तो नोरा की जान चली जाएगी। मजबूर होकर इथन वापस वॉशरूम में चला जाता है। कुछ ही देर बाद मार्को भी वहां पहुंच जाता है। इस बार वो इथन को बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है। इथन भी जवाब देने की कोशिश करता है, लेकिन मार्को उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था। फिर मार्को अपने मोबाइल से एक बम टाइमर चालू कर देता है। वो कहता है, पहले सिर्फ प्लेन उड़ाना था, लेकिन अब तुमने मेरी पूरी प्लानिंग खराब कर दी है, इसलिए अब पूरा एयरपोर्ट उड़ जाएगा। इथन घबरा जाता है। बॉम्ब में सिर्फ 10 मिनट बचे थे। मार्को कहता है, अगर सच में सबकी जान बचानी है तो तुरंत सिक्योरिटी रूम जाओ, वहां रखा सूटकेस ढूंढो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि बॉम्ब को कैसे बंद करना है। इथन भागता हुआ सिक्योरिटी रूम पहुंचता है। उधर मार्को का दूसरा आदमी भी वहां पहुंच जाता है। वो सीधे इथन के बॉस पर गन तान देता है। बॉस कुछ समझ पाता उससे पहले उसके साथ खड़ा एक युवक अचानक पेन निकालकर बॉस की गर्दन में घोंप देता है। कुछ ही सेकंड में बॉस की मौत हो जाती है। यह देखकर इथन गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वो उस युवक को पकड़कर चिल्लाता है, तुमने उसे क्यों मारा? मेरे भाई को मार्को ने किडनैप कर रखा है। अगर मैं उसकी बात नहीं मानता तो वो मेरे भाई को मार देता। अब इथन समझ जाता है कि मार्को सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि कई मासूम लोगों को ब्लैकमेल करके अपने लिए काम करवा रहा है। लेकिन इस समय सबसे बड़ी चुनौती थी सिर्फ कुछ मिनटों में बॉम्ब को डिफ्यूज करना, वरना पूरा एयरपोर्ट तबाह हो जाता। अब बॉम्ब फटने में सिर्फ कुछ ही मिनट बचे थे। इथन पूरी तरह घबरा चुका था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। वह एयरबड्स के जरिए मार्को से बात करता है और पूछता है कि बॉम्ब को कैसे बंद करूं। मार्को से स्टेप बाय स्टेप तरीका बताने लगता है। इथन बहुत सावधानी से बॉम्ब के वायर और कंट्रोल पैनल पर काम करता है। टाइमर लगातार कम होता जा रहा था। आखिर कुछ सेकंड बचते ही इथन किसी तरह बम को डीएक्टिवेट कर देता है। पूरे एयरपोर्ट में मौजूद हजारों लोगों की जान बच जाती है। उधर एलिना एयरपोर्ट की तरफ आ रही थी। रास्ते में उसके साथ एक फेडरल एजेंट भी था। तभी एलेना को उसके एक ऑफिसर का फोन आता है। वह घबरा कर कहता है कि सावधान, आपके साथ जो फेडरल एजेंट बैठा है वो असली नहीं है। असली एजेंट तो अभी हमारे ऑफिस पहुंचा है। ये सुनते ही एलेना हैरान हो जाती है। वह तुरंत अपनी गन निकाल कर उस आदमी पर तान देती है, लेकिन नकली एजेंट पहले से तैयार था। वो कार की स्पीड बहुत तेज कर देता है और जानबूझकर एक्सीडेंट कर देता है। भयानक टक्कर के बाद दोनों घायल हो जाते हैं। इसके बावजूद नकली एजेंट एलिना का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन एलेना हार नहीं मानती। वह पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाती है और अपनी गन से उसे गोली मार देती है। इसके बाद वह बिना समय गंवाए एयरपोर्ट की ओर दौड़ पड़ती है। इधर एथन मार्को के कहने पर वही खतरनाक सूटकेस लेकर प्लेन के कार्गो एरिया की तरफ जा रहा था। उसके साथ मार्को का एक आदमी भी था। रास्ते में मार्को उस आदमी को कॉल करता है और कहता है, अब तुम्हारा आखिरी काम है एथन को मार देना। यह सुनते ही वो आदमी पीछे से एथन पर गन तान देता है, लेकिन सामने लगे मिरर में एथन उसकी हरकत देख लेता है। वह तुरंत पलटकर उस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। धक्का मुक्की के दौरान कई बार गन चलती है, लेकिन किस्मत से एक गोली दीवार से टकराकर वापस उसी आदमी को लग जाती है और वह वहीं मर जाता है। इथन किसी तरह बच निकलता है। वो तुरंत अपना मोबाइल निकाल कर नोरा को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन नोरा उस समय अपने काम में व्यस्त होती है और फोन नहीं उठा पाती।
मजबूरी में एथन अपने दोस्त जेसन को कॉल करता है। वो जल्दी जल्दी कहता है, मेरी पत्नी की जान खतरे में है, उसे तुरंत वार्निंग दो। जेसन बिना देर किए नोरा तक यह मैसेज पहुंचा देता है। अब नोरा को भी समझ आ जाता है कि मामला बहुत गंभीर है। उधर एलेना भी आखिरकार एयरपोर्ट पहुंच चुकी थी, लेकिन असली खेल अभी बाकी था। मार्को अब प्लेन में चढ़ने की तैयारी कर चुका था और अगर वो प्लेन उड़ गया तो हजारों लोगों की जान खतरे में पड़ने वाली थी। उधर नोरा को जैसे ही एथन का मैसेज मिलता है, वो तुरंत उसे बार बार कॉल करने लगती है, लेकिन एथन का मोबाइल तो पहले से ही लॉकर में बंद था, इसलिए उसका फोन नहीं लग पाता। उसी समय एलेना भी एयरपोर्ट पहुंच जाती है और सीधे कार्गो एरिया की तरफ जाती है। वहां पहुंचते ही उसकी मुलाकात एथन से होती है, लेकिन एथन बिना रुके उससे कहता है, मेरी पत्नी की जान खतरे में है, मुझे उसे बचाने जाना होगा। इतना कहकर वो भाग जाता है। दूसरी तरफ नोरा एयरपोर्ट की पार्किंग में पहुंच चुकी होती है। वो क्रिमिनल रिले भी उसे मारने के लिए पहुंच जाता है। उसने सभी के मोबाइल हैक किए हुए थे, इसलिए उसे पता चल गया था कि एथन ने अपनी पत्नी को सब कुछ बता दिया है। रिले नोरा पर गन तानने ही वाला होता है कि तभी पीछे से गोली चलने की आवाज आती है। रिले वहीं गिर जाता है। गोली चलाने वाला वही आदमी था जिसे मार्को ने पहले ब्लैकमेल करके अपने लिए काम करवाया था। अब उसे पता चल चुका था कि उसके भाई ने उसे बचाने के लिए अपनी जान दे दी, इसलिए उसने रिले को मारकर एथन और नोरा की जान बचा ली। लेकिन खतरा भी खत्म नहीं हुआ था। मार्को खतरनाक सूटकेस लेकर प्लेन में चढ़ चुका था। तभी हमें पता चलता है कि एथन ने पहले ही एक बहुत चालाकी की थी। उसने मार्को के सूटकेस पर नया स्कैनिंग स्टिकर लगा दिया था। इसकी वजह से वह स्कैनर की मदद से सूटकेस की लोकेशन ट्रैक कर सकता था। जैसे ही सूटकेस स्कैन होता है, एथन को पता चल जाता है कि मार्को प्लेन के अंदर पहुंच चुका है। वह तुरंत नोरा से कहता है, एयरलाइन डिपार्टमेंट को बोलो कि प्लेन को मत रोको। अगर प्लेन नहीं उड़ा तो मार्को एयरपोर्ट में ही बम ब्लास्ट कर देगा। मैं प्लेन के अंदर जाकर उसे रोकूंगा। नोरा तुरंत एलेना को सारी बात बताती है। एलेना मजबूरी में प्लेन को उड़ने की अनुमति दे देती है। उधर एथन भी समय रहते प्लेन के कार्गो कंपार्टमेंट में पहुंच जाता है। प्लेन अब हवा में उड़ चुका था। एथन जल्दी जल्दी सूटकेस खोलकर बम को डिफ्यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही सूटकेस खुलता है, मार्को को समझ आ जाता है कि कार्गो में कोई मौजूद है। वो गन लेकर कार्गो में पहुंच जाता है। मार्को बिना देर किए एथन पर गोली चला देता है। इस बार गोली एथन के पैर में लगती है और वो वहीं गिर पड़ता है। फाइट के दौरान सूटकेस खुल जाता है और एथन को पता चलता है कि असली खतरनाक केमिकल बॉम्ब में नहीं बल्कि अलग कंटेनर में रखा हुआ है। गन शॉट की आवाज सुनकर पायलट भी समझ जाते हैं कि प्लेन के अंदर कुछ गड़बड़ है। वे तुरंत प्लेन को वापस एयरपोर्ट की तरफ मोड़ देते हैं। इसी बीच एथन मौका देखकर मार्को को जोरदार धक्का देता है। मार्को पीछे रखे बड़े फ्रीजर के अंदर गिर जाता है। एथन तुरंत केमिकल वाला कंटेनर भी उसी फ्रीजर में फेंक देता है और बाहर से उसका डोर बंद कर देता है। कुछ ही सेकंड बाद केमिकल फट जाता है। उसका असर इतना खतरनाक था कि मार्को का पूरा शरीर कुछ ही पलों में खत्म हो जाता है। यही मार्को की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। प्लेन सुरक्षित एयरपोर्ट पर वापस उतर जाता है। पुलिस तुरंत प्लेन को घेर लेती है। शुरुआत में पुलिस एथन को भी पकड़ लेती है, लेकिन एलेना सबको सच बताती है कि एथन कोई क्रिमिनल नहीं बल्कि वही इंसान है जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर 2000 से ज्यादा लोगों की जान बचाई है। इसके बाद पुलिस उसे छोड़ देती है। एथन सबसे पहले अपनी पत्नी नोरा के पास जाता है। दोनों एक दूसरे के गले लगा लेते हैं। आखिर में पता चलता है कि मार्को का असली टारगेट एक रशियन ऑफिसर था। उसी को मारने के लिए उसने ये पूरा मिशन तैयार किया था। लेकिन एथन की बहादुरी की वजह से न सिर्फ प्लेन के सभी यात्री बच जाते हैं बल्कि एयरपोर्ट में मौजूद हजारों यात्रियों की जान भी बच जाती है। इसी खुशी के साथ सभी लोग अपने परिवार के साथ क्रिसमस मनाते हैं और यहीं से शानदार फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है।